This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे पे क्या हाल चाल है आप लोगों के। हमने कल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में ही टाइम खत्म हो गया। उमर भाई का एक मैसेज मिला है कि सर कैश डिस्काउंट सिर्फ पैसों पर होता है। पैसों से मुराद यह है कि अर्ली पेमेंट या सेटलमेंट, पेमेंट लेते या देते वक्त होता है। पैसे लेते हुए या देते हुए अगर हम कम पैसे लें या दें ओरिजिनल से तो वो कैश डिस्काउंट होता है। मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे देने थे या उससे पैसे लेने थे, जितनी ओरिजिनल अमाउंट है उससे कम लेकर उसके सारे पैसे सेटल कर दें, सारे पैसे सेटल कर दें, हम उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, राइट। अब 12 तारीख तक मैं वेट कर रहा हूं, उसके बाद क्योंकि अब कॉलेज ईद के बाद ही मुझे लगता है, बाकी तो अल्लाह को बेहतर पता है कि ईद के बाद ही कॉलेज खुलेंगे और ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए अकाउंटिंग की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन। बात की नहीं समझ लगी पूछो, बार बार पूछो, ठीक है। कल हम किसी को ब्लेम नहीं देंगे कि मेरा नेट खराब था, ऑनलाइन की वजह से मेरा काम खराब हो गया। किसी भी वजह से कोई भी वजह आप उठा के देख लेना, नुकसान सिर्फ हमारा होना है, ना शफकत महमूद का नुकसान है, ना इमरान खान साहब का नुकसान है, ना नवाज शरीफ का नुकसान है, ठीक है। तो सारे का सारा नुकसान हमारा होना है। टाइम के साथ साथ पैसा इममटेरियल है। कोई बंदा ये सोचेगा ना कि उसकी फीस जाया हो रही है या जाया हो जाएगी, तो वो बहुत छोटी सी बात है। जो बहुत बड़ी बात है वो आपको पता ही नहीं है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने लेट बनोगे, फीस कितनी आपने दी होगी, मैक्सिमम 40,000 to 45,000 की रेंज, 50,000 की रेंज में, 3 पेपर्स की 40,000 to 50,000 की रेंज में, ऐसा ही है ना, इससे ज्यादा नहीं दी होगी किसी ने भी। अब ये तो जाया हो गई होंगे अगर हम सीरियस होकर ना पढ़े। दूसरा देखें, आप 6 महीने लेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। आज मिनिमम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तकरीबन 120 से 150,000 की रेंज में सैलरी लगती है, यानी जो एक चीकू सा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ठीक है, उसकी भी 120 से 150,000 की रेंज में सैलरी लगती है। अगर आपने 6 महीने लेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो आप अपना 9 लाख का नुकसान कर दोगे। ये भी कम नुकसान है, 9 लाख भी कम नुकसान है। आपकी शादी भी लेट हो जाएगी, ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है, फिर काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए अपना फ्यूचर बचाएं और जैसे भी हालात हो, ऑनलाइन हो या फिजिकल क्लासेस हो, आप अपना काम पूरा करें ताकि हम अपने पैसे भी बचा लें, टाइम भी बचा लें और आप अपने बच्चों का फ्यूचर का भी ख्याल रखें। और अगर आप मेरे राब्ते में रहें तो यकीन जानो मैं खुद आपके बच्चों को बताऊंगा कि आप लोगों का इस दुनिया में लेट आने का कसूर सारे का सारा आपके पेरेंट्स को जाता है, पूरे का पूरा। क्योंकि मैं इन्हें कहता रहा था कि सीरियस होके पढ़ लो, सीरियस होके पढ़ लो, ये नहीं पढ़े। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने नेक्स्ट एसेट्स की डेफिनेशन आज सीखते हैं। और आज
टर्म्स खत्म हो जाएंगी। कल इस टर्म्स का छोटा सा एक टेस्ट होगा आपका, वो मैं बताऊंगा जब क्लास खत्म होगी कि किस तरह से टेस्ट हमने लेना है और किस तरह से उसको हमने डील करना है, वो मैंने कल आपसे डिस्कस करना है। ठीक है, सॉरी आज ही डिस्कस करेंगे क्लास के एंड पे। अब आते चलते जल्द हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि जनाब एसेट्स की बात कर रहे थे। एसेट्स वो रिसोर्स जिससे एक बिजनेस इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करता है, ऐसी चीज जिससे बिजनेस बेनिफिट हासिल करता है हम उसको कहते हैं एसेट। फिर एसेट फर्दर हमने सीखा दो तरह का होता है, एक नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड एसेट, और एक होता है जनाब करंट एसेट। करंट एसेट की लिस्ट बहुत छोटी सी है। मेन नॉन करंट एसेट की लिस्ट है, मेन नॉन करंट एसेट की लिस्ट है। ओके होगी बात? अच्छा, आपने किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं खवातीन में से, क्योंकि बॉयज में से तो हमाद ग्रुप का एडमिन है, तो खवातीन में से किसी ने ये नहीं बताया कि मैं किसको एडमिन बनाऊं ताकि वो चीजें अपडेट वगैरह करते रहें। अभी अभी मैंने देखा है कि सबीहा एंटर हुई हैं, तो सबीहा को ही बना देते हैं क्योंकि इनको थोड़ा मैनेज करना भी आता है, पहले भी ये रहे हैं। सबीहा आपने मुझे बताना है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो फिर मैं आपको ही बना दूंगा, ठीक है? अगर कोई मसला ना हो तो आपको ही मैं ग्रुप का एडमिन बना दूंगा, ठीक है? चले चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास नॉन करंट एसेट की लिस्ट हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, एक बात और, कुछ लोगों ने पहले आईकॉम में या ए लेवल में या सीए के अंदर ही इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक है मेरे भाई, वो भी दोबारा इस नीयत से पढ़ें कि उन्हें कुछ नहीं आता और कुछ नहीं पढ़ा, तब अकाउंटिंग सीखी जाएगी। लेकिन अगर आप ये भी कहोगे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, जब पेपर में बैठेंगे ना तो फिर नहीं आता होगा, फिर पेपर में खतरनाक चीज हो जाएगी। इसलिए अपने आप को 100% ओके करके हमने बैठना है, 100%। ठीक होगी बात? चले जी, पूरम भाई बाज आ जाओ, अब बड़े हो गए हो, 6 महीने अब बड़े हो गए हो, बाज आ जाओ। नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट के बारे में हमने बात की थी कि ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। और जरूरी नहीं है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल होना, मेन इसकी डेफिनेशन है लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, कंडीशन मेन ये है। कल हमने एक सवाल में कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि वो तो किसी लिस्ट में नहीं आता, तो हम इसको क्यों लिख रहे हैं? मेन ये चीज है कि लाइफ मोर देन 1 होना जरूरी है, बस। तो हम पहले लिस्ट में नाम लिखे थे, लैंड हमारा नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग या प्रेमिसेस ये हमारा नॉन करंट एसेट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी ये नॉन करंट एसेट में ही आते हैं, 20-20 50-50 साल भी लाइफ होती है इनकी। फर्नीचर, फिटिंग एंड फिक्सचर, इसके बारे में बताया था, ये दीवारों के अंदर चीजें फिक्स होती हैं वो। फिर उसके बाद बताया था व्हीकल्स,
व्हीकल्स, फिर बताया था ऑफिस इक्विपमेंट, राइट। उसके बाद एक वैसे इनसे हटके चीज बताई थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो हमने किसी को उधार पे दिया हुआ है या किसी शेयर खरीदे हुए हैं, तो ये वो इन्वेस्टमेंट होती है। ओके होगी बात। ये एक छोटी सी लिस्ट है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की, और अगर आप ये लिस्ट याद कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग FAR 1 और FAR 2 में यही लिस्ट इस्तेमाल होती है। इंट्रो में भी नॉन करंट एसेट की ऑलमोस्ट यही, FAR 1 में भी और FAR 2 में भी तकरीबन 99% आपका ये कवर हो जाएगा इसी लिस्ट से ही, और जो 1% एक्स्ट्रा होगा वो प्रोफेशनल जजमेंट से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटेंजिबल की मैं बात करूं तो सबसे पहले गुडविल आता है। सबसे पहले गुडविल आता है। गुडविल कहते किसे हैं? रिप्यूट को। गुडविल किसे कहते हैं? रिप्यूट को। और इसकी आम सी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, बिल्कुल बेसिक सी गुडविल की डेफिनेशन, कि अगर आपके बिजनेस में जो तमाम चीजें पड़ी हैं वो है 1 लाख की, और कोई बंदा आकर कहे कि बिजनेस मुझे बेच दो, तो आप 1 लाख की चीजें उसको दे दोगे 1,30,000 में। वो जो 30,000 एक्स्ट्रा है वो आप अपना नाम बेच रहे हो, अपना नाम बेच रहे हो। ओके होगी बात। उसके बाद बहुत सारी और पेटेंट्स का नाम इस्तेमाल होता है, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क। ये जो लोगो वगैरह नहीं होते, लोगो, जैसे आईफोन के पीछे एक वो सेब झूठा सा बना होता है, वो थोड़ा सा खाया हुआ, वो भी तो एक लोगो है। अब कोई और बंदा नहीं लगा सकता। हवावे में एक छोटा फूल, सब फूल की पत्तियां सी बनी होती हैं, ये नहीं, एक लोगो रजिस्टर्ड होता है। आई कैप का भी अपना एक लोगो है। ये लोगो भी इनटेंजिबल एसेट होता है, और आप यकीन जाने कि अगर जिसके ऊपर वो झूठा सेब बना होता है उसकी पर्सनैलिटी और समझी जाती है। फिर इसके अलावा कॉपीराइट्स होते हैं। कॉपीराइट्स के कॉपीराइट्स का मतलब ये होता है, कॉपीराइट्स भी बिकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल दूं, जब कोई सिंगर गाना गाता है ना, तो वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को अपने राइट्स देता है कि सिर्फ वो ही उसकी कॉपी सेल कर सकते हैं, कोई और नहीं सेल कर सकता, और उससे पैसे लेते हैं। सेम एज जब बुक्स लिखी जाती हैं तो किसी एक पब्लिशर को राइट दिया जाता है। तो ये सारे के सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। और सबसे अच्छा मैं आपको इनटेंजिबल एसेट बताने लगा हूं, वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, ये FAR 2 के सिलेबस में है। हमारे FAR 2 के अंदर जाकर इनटेंजिबल एसेट का टॉपिक आएगा, FAR 1 और इंट्रो में नहीं है। तो इसके अलावा है लाइसेंस। लाइसेंस, जो आप लोग बाइक का लाइसेंस बनवाते हो ना, आप कहते हो वो तो हमें नजर आता है, हम उसको छू सकते हैं, वो सर्टिफिकेट होता है। लाइसेंस का मतलब होता है राइट टू यूज, कि अब आपको राइट मिल गया है कि आप बाइक चला सकते हो, और उसका ये सर्टिफिकेट है। वो जो सर्टिफिकेट है वो उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड है। जैसे कि हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी हमें नजर आती है, और गाड़ी के जो कागजात होते हैं वो उसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड है। तो सेम एज इट इज, जो हम राइट टू यूज, किसी चीज को इस्तेमाल करने का राइट का लाइसेंस लेते हैं, तो जो लाइसेंस बजाते खुद होता है वो भी इंटेंजिबल एसेट होता है। लेकिन ये सारी चीजें आपने कहां पर जाकर पढ़नी है? FAR 2 के अंदर। तो ये हमारी एक छोटी सी लिस्ट है नॉन करंट एसेट्स की। अब आ जाए करंट एसेट्स के ऊपर। ये इतना मसले वाली बात नहीं है, ये सीधी सीधी सी बातें हैं करंट एसेट पे। अच्छा, कुछ लोगों को अगर आवाज का मसला आता है ना, तो वो उसके एंड पे मसला है। वो क्या करेगा कि वो अपने आप को एक दफा क्विट करके फौरन वापस दोबारा रीज्वाइन करेगा, तो वो हो जाएगी आवाज इंशाल्लाह ठीक। और कोशिश किया करें कि जहां पर आवाज का मसला कर रही हो तो उस लोकेशन चेंज किया करें अपने नेट का। चलें जी, करंट एसेट।
करंट एसेट मेन क्या है, उसकी लाइफ क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल या उससे कम, 1 साल या उससे कम हमारा करंट एसेट कहलाते हैं। इसमें लिस्ट कौन सी है, हमारा स्टॉक। अब स्टॉक के बारे में सारे लोग जानते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एसेट का, जिसका हमारा बिजनेस है, जिस चीज का, उसको स्टॉक कहा जाता है, मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिजनेस। दूसरा डेटर्स, मतलब जिसको आप अकाउंट रिसीवेबल कहते हो, वो भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। आप कहेंगे हो सकता है वो 2 साल तक पैसे ना दें, ऐसा बिजनेस में नहीं होता, पता है आपको। जो रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं ना, 90 दिन का टाइम होता है डेटर्स के पास मैक्सिमम, 90 दिन का होता तो 2-3 हफ्तों का ही है, लेकिन मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पैसे देने होते हैं स्टॉक के। फिर अदर रिसीवेबल, अदर कोई भी रिसीवेबल होगा ना आपका करंट एसेट होगा, ये बात याद रखने। वैसे ही कोई भी रिसीवेबल होगा, कोई भी, किसी भी किस्म का, वो क्या कहलाएगा, आपका करंट एसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका कोई भी रिसीवेबल होगा वो आपका करंट एसेट कहलाएगा। डन होगी बात। अगली बात देखें फिर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, कोई भी एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, हम उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से नजर आ रहा है, हम क्या उसको बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके की बात। उसके बाद रिसीवेबल तो हमने सारे लिख लिए। कैश, आपके बिजनेस में जो कैश अवेलेबल मौजूद है, बिजनेस के अंदर कैश, वो भी आपका करंट एसेट है, और जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी आपका करंट एसेट ही है। ठीक होगी बात जनाब। तो यही लिस्ट करंट एसेट में भी तकरीबन 99% यही लिस्ट इस्तेमाल होगी आपके कैफ लेवल तक, पूरे कैफ लेवल तक। करंट एसेट या स्टॉक होगा, या डेटर होगा, या कोई अदर रिसीवेबल होगा, या आप एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रहे होंगे, या कैश, या फिर बैंक। बैंक से मुराद बैंक नहीं कि आपका कोई बैंक हो, नहीं, बैंक के अंदर जो पैसा है, कह सकते हो कैश एट बैंक, ये होता है कैश इन हैंड, ये होता है कैश इन हैंड, और एक होता है कैश एट बैंक, उसे बैंक बोला जाता है। एक होता है कैश एट बैंक, उसे बैंक बोलते हैं। लो जनाब, एसेट से रिलेटेड बातें खत्म हो गई, एसेट से रिलेटेड बातें सारी खत्म हो गई। उमर फारूक का मैसेज मुझे मिला है कि क्रेडिटर्स क्या लिस्ट में नहीं आते? नहीं आते। क्रेडिटर्स हमारे एसेट नहीं होते, क्रेडिटर्स के तो हमने पैसे देने होते हैं, ये रिसीवेबल्स, एसेट रिसीवेबल्स होते हैं, वो लायबिलिटी में आता है। किस में आता है? लायबिलिटीज में। लो मेरे भाई, हाँ, एक गाने का बड़ा प्यारा मैसेज आया कि सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो वो आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो वो आता है, लॉन्ग टर्म हो नॉन करंट एसेट में, और शॉर्ट टर्म हो तो करंट एसेट में। लॉन्ग टर्म हो तो नॉन करंट एसेट में, शॉर्ट टर्म हो तो करंट एसेट में। क्लियर होगी बात यहां तक? चलो जी, अब आगे चलते हैं अगली लिस्ट। जी, अदर रिसीवेबल्स की कोई एग्जांपल दीजिएगा। अदर रिसीवेबल से मुराद, मैंने जब हमने ये पढ़ा था कि अदर रिसीवेबल का लफ्जी मतलब ये है कि जो अकाउंट रिसीवेबल होता है, वो लोग होते हैं जिसको हम अपना स्टॉक उधार पे सेल करते हैं। यस सर। लेकिन इसके अलावा
कोई अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं कोई और चीज बेच के, कि मतलब वो अपने बिजनेस का कोई फर्नीचर पुराना बेच देते हैं उधार पे, या एक पुराना उधार पे बेच देते हैं जिसका हमारा बिजनेस तो नहीं है, तो वो अदर रिसीवेबल में आता है। ठीक हो गया सर, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट हम देखते हैं लायबिलिटीज क्या चीज है। बिजनेस के अंदर लायबिलिटी के हेड में क्या क्या आएगा। वैसे इन एसेट की डेफिनेशन भी और है, जो बुक्स में लिखी हुई है वो और है, उसके में हमने बताना है कि वो क्या चीज है, उसके लिए हम अलग से नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स दिया करेंगे। लेकिन जो वैसे ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक है कि इसका मतलब क्या होता है, टर्म्स क्या है। ये लायबिलिटी होती है जनाब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ऑब्लिगेशन को लायबिलिटी कहा जाता है। तो फिर लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट एसेट को हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी को कभी फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं कहा जाता। कह दो कि तो गलत नहीं होगा, लेकिन कहते नहीं है, ये टर्म इस्तेमाल नहीं होती ज्यादातर। और करंट लायबिलिटी, लो जी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ओके की बात। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास जो सबसे मेन चीज इस्तेमाल होती है वो होता है लॉन्ग टर्म लोन। जब बिजनेस 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लोन लेता है, मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसको सेटल करना हो या पे करना हो 1 साल के ज्यादा टाइम के अंदर, हम उसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। 1 साल या 1 साल से कम कोई लायबिलिटी पे करने वाली हो तो वो करंट लायबिलिटी होगी। जैसे सपोज 20 साल के लिए आपने लोन ले लिया तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। 5 साल के लिए लोन लिया कि जी पैसे 5 साल बाद वापस करने हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। 2 साल बाद वापस करने हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। 1 साल 1 महीना, नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब 1 साल से अगर टाइम एक्सीड कर जाए तो वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाता है। तो मेरे भाई, इसके अलावा एक वर्ड इसी लोन के लिए बोला जाता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज लोन ही होता है। मॉर्टगेज इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने कोई चीज गिरवी पे रखवा के, आपने कोई चीज गिरवी पे रखवा के लोन लिया, पैसे लिए, ये हमारा लोन ही होता है। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं फिर करंट लायबिलिटी की तरफ। अब करंट लायबिलिटी क्या चीज होती है? इसकी सेटलमेंट कब होती है? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। और करंट लायबिलिटी की फिर सेटलमेंट कितने टाइम में होगी? लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्योंकि बात, चलें जी। जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले क्रेडिटर्स आते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, या जिसको आप कहते हो अकाउंट पेएबल। सबसे पहले क्रेडिटर्स या जिसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल, ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। ये वो लोग हैं जिन लोगों से हमने उधार पे स्टॉक खरीदा है। ये वो लोग हैं जिन लोगों से हमने स्टॉक उधार पे खरीदा है। बात समझ लगी? ये वो लोग हैं जिनसे हमने
स्टॉक उधार पे खरीदा है। डन होगी बात? चलें जी, अगली बात देखते हैं फिर, क्योंकि और इसके पैसे भी हमने वापस जल्दी देने होते हैं, इसके पैसे भी हमने वापस जल्दी देने होते हैं, मैक्सिमम वैसे तो 1-2 हफ्तों में वापस करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल के बाद एक्रूड एक्सपेंसेस। अब जरा गौर फरमाएं, एक्सपेंसेस हो गया जी। सर जी, जो नॉन करेंट लायबिलिटी के हम मतलब कि लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं वो भी तो हम क्रेडिटर से ही लेते हैं ना, तो वो तो वन ईयर से एक्सीड कर जाता है ड्यूरेशन, तो सर ये दोनों में कैसे आ सकते हैं क्रेडिटर, करंट में भी और नॉन करंट में? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम स्टॉक उधार पे खरीदते हैं। क्रेडिटर्स कौन से लोग हैं? जिनसे हम स्टॉक उधार जिन पे लोगों से लेते हम हैं। उधार पे खरीदते हैं। लोन हम बैंक से लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये स्टॉक नहीं खरीद रहे होते, ये हम पैसे लेते हैं। 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, दोनों में फर्क सही है। हो गया जी, ठीक हो गया, एक्रूड थैंक यू। हैं, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हम एडवांस में दे रहे हैं, और एक्रूड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो हमने दिए ही नहीं अभी तक। तो क्या आपकी कोई लायबिलिटी है? जनवरी का बिल आ गया, आपने पे ही नहीं किया, एक्रूड एक्सपेंस। आपने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी तक नहीं दी, टाइम गुजर गया, मतलब तनख्वाहें देनी बन गई है, जनवरी का महीना गुजर गया है या फरवरी का महीना गुजर गया है, तो आप लोगों ने अभी तक, महीना खत्म हो गया लेकिन अभी तक तनख्वाहें नहीं दी, एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं कि एक्सपेंस हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किए, तो ये भी तो पेएबल हुए, ये भी तो पेएबल हुए, ये भी हमारी लायबिलिटी है पे करने के लिए। कोई भी हमने चीज पे करनी हो, अदर पेएबल मतलब कोई भी चीज आपने पे करनी है, वो आपकी करंट लायबिलिटी। हाँ, टाइम 1 साल से कम होना जरूरी है। उसके बाद एडवांस इनकम, सर ये एक्रूड की बड़ी नहीं प्यारी समझ चीज। आई डिस्टॉर्शन की वजह से। एक्रूड का सर एक्रूड मतलब की ये नहीं होता समझ। है पे, मैं बता रहा हूं ना, एक्रूड का मतलब होता है पेएबल। जैसे आपका बिजली का बिल आया, आपने पे ही नहीं किया, वो आपका एक्सपेंस था बिजली का बिल, आपने उसको पे ही नहीं किया, महीना गुजर गया, खत्म हो गया टाइम, तो अब आपने लिखना तो है ना किसी जगह, आपने उसको किसी न किसी जगह लिखना तो है ना। तो वो कहता है कि आप अपनी लायबिलिटी में लिखो कि ये बिल भी मैंने देना है फ्यूचर के अंदर। हर वो चीज जो आपने पे कर रही है अदर टाइप है, अदर पेएबल की एक टाइप है। अब जरा आओ, इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने लगा। करंट लायबिलिटी एडवांस इनकम भी होती है, मतलब आपने पैसे पहले ले लिए, अभी तक काम नहीं किया, तो आपकी लायबिलिटी है कि काम करना है, आपकी अब लायबिलिटी है कि आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, अब आपने काम करना है, तो ये भी आपकी एक लायबिलिटीज के अंदर आता है कि कोई भी एडवांस में पैसे ले लो और काम बाद में करो या चीजें उसको बाद में दो, तो वो भी लायबिलिटी के अंदर आता है। और इससे भी ज्यादा ये बहुत सारे लोगों को पता होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं, वो हमारा एसेट होता है, बैंक में हमारे पैसे मौजूद हैं, वो हमारा एसेट होता है। लेकिन अगर हमारा बैलेंस बैंक के अंदर नेगेटिव में चला जाए, अगर जैसे अक्सर आपने देखा होगा जैज में वो एडवांस दे देते हैं हमें पैसे, एडवांस हम यूज कर लेते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होती है। बैंक में भी ऐसा होता है, बैंक में भी ऐसा होता है, और ऐसी फैसिलिटी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आप जब अकाउंट ओपन करते हो, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि अगर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब सीखो, आपके अकाउंट में 10,000, आपके अकाउंट में
10,000 मौजूद है, राइट। अबू बकर का एक जो मैसेज है, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा क्या? अबू बकर भाई, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर लोन की एक टाइप है कि अगर आप बैंक से लोन ले लेते हो तो वो भी लोन होता है, या अगर आप एक सर्टिफिकेट इशू करके पैसे ले लेते हो, वो बातें फिर कंपनी लेवल पे चली जाती हैं। जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। सर जी, चलिए, आप बैंक ओवरड्राफ्ट की हम एग्जांपल कर रहे थे कि आपके अकाउंट में 10,000 पड़ा हुआ है, आपने किसी को पैसे देने थे या आप शॉपिंग करने गए तो आपका बिल 12,000 का बन गया, और बैंक से आपने ये फैसिलिटी ली हुई है तो बैंक ने आपको ये 12,000 ही पे कर दिया, तो अब आपका 2,000 बैलेंस नेगेटिव में चला गया। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इसे क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। और ये हर बंदे को नहीं मिलता है, पहले उनसे बात करनी पड़ती है तब। इसके कोई बैंक चार्जेस भी लेता है, वो फर्दर बातें। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि अब हमने बैंक के पैसे देने बनते, हमारी एक लायबिलिटी है। तो जनाब ये एक छोटी सी लिस्ट है करंट लायबिलिटी की। क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंस या अदर पेबल, एडवांस में इनकम ले लो, और बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बात और, वैसे ही 2 मिनट के लिए, एक जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो जो है पानी पी के आए, हम एक पुरानी बात करने लगे हैं, थोड़ा सा पीटीआई के लोगों को खुश करने के लिए बस। अक्रूड इनकम नहीं आएगी फिर एसेट में, करंट एसेट्स में? एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल को कहते हैं, और मैंने कहा है हर तरह का रिसीवेबल करंट एसेट में आता है। एक्रूड इनकम का दूसरा नाम क्या होता है? इनकम रिसीवेबल। क्या नाम होता है? इनकम रिसीवेबल। तो हर तरह का रिसीवेबल केस में आता है करंट एसेट। इवन के अगर आपने किसी से सैलरी लेनी है तो वो भी आपका रिसीवेबल होता है। अब आए जरा मेरे सामने, सारे मिल के सामने आओ, जरा सारे मिल के सामने आओ जो पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहली दफा, बाकी नहीं। करंट एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है? कल भी सीखा था, असासा। अब सपोज दैट आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी ए में आप एक कंपनी में काम करते हो। अब आपकी वहां से सैलरी है, आपकी सैलरी है 1 लाख, ज्यादा तो नहीं है, चलो मान लो 1 लाख। अब अगर वो सैलरी आपको मिल गई तो आपकी इनकम है, अगर वो सैलरी आपको मिल गई तो आपकी इनकम है, और अगर नहीं मिली तो हम क्या कहेंगे उसको? सैलरी इफ नॉट रिसीव्ड। अगर ये सैलरी नहीं मिलेगी तो हम फिर लिखेंगे ये है हमारा सैलरी, इनकम नहीं है, फिर सैलरी रिसीवेबल है। क्या है? सैलरी रिसीवेबल। और रिसीवेबल कोई भी हो हम उसको एसेट में लिखते हैं, करंट एसेट में, मतलब अपने असासों में लिखते हैं। सर जी ये सैलरी हमें कब तक नहीं मिलेगी? मतलब 1 महीने का ड्यूरेशन होगा, 2 महीने का, तभी हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारी नॉन रिसीवेबल है। मैं जो बात समझाने लगा हूं ना वो कोई और चीज है, वो कब मिलनी है, क्या टाइम होता है, वो आगे जाकर हम एज एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा गौर से देखें, अगर आपको सैलरी मिल गई तो आप इनकम में लिखोगे, नहीं मिली तो आप एसेट में लिखोगे, और अगर आपने एसेट में नहीं लिखोगे तो फिर आप क्या बोलोगे? मुझे क्यों निकाला? बात समझ लगी? अब मैं आपका इसका हिस्ट्री के साथ लिंक बनाता हूं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक केस हुआ था, आपको पता होगा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस हुआ था, जिस बेस के ऊपर उसको निकाला था उसकी बात बताने लगा। नवाज शरीफ कहता है जी मेरी ये इनकम हुई है, यानी मैं अपने बेटे की कंपनी में काम करता था, वहां पर मुझे इतनी इनकम है। वो कहते हैं बताओ इनकम किधर है? कहता है मेरे बेटे की कंपनी थी, मैंने रिसीव नहीं की। तो
चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा मेरे भाई जो सैलरी रिसीव ना करो उसको सैलरी रिसीवेबल में लिखते हैं। बताओ आपने कहां लिखा है? वो कहता है वो तो मैंने लिखा ही नहीं। कहता है भाई आपने अपना असासा छुपा लिया। अगर आपने सैलरी रिसीवेबल नहीं लिखा तो आपने अपना एसेट छुपा लिया, इसलिए आपने खुर्द बुर्द की अपने एसेट सारे डिक्लेयर ही नहीं किए। ये वाला एसेट उसने डिक्लेयर नहीं किया था जिस बेस पे उसको निकाला गया। वो इसलिए तो रोता रहा है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। उसने कोई अपने दूसरे एसेट की बात नहीं हुई थी। जो पहली रिपोर्ट, बाद में तो बड़े बड़े नए केस खुलते गए, बंद होते गए, वो तो एक और बातें हैं, लेकिन जब पहली दफा उसको निकाला गया था वो सैलरी रिसीवेबल के नाम पे निकाला गया था। मैंने पता नहीं उस वक्त तो आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ते थे या जिसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, जो उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि जनाब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कि अगर आपका सैलरी रिसीवेबल है तो वो आपका करंट एसेट है और उर्दू में उसे असासा कहते हैं, और वो उसने नहीं लिखा हुआ तो इस बेस के ऊपर उसको निकाल दिया था। अगर लोगों को ये शक है या डाउट था, उस वक्त की बात करूं मैं, बाद की बातें नहीं कर रहा, कि उसने कोई बहुत बड़े असासे छुपा के रखे हुए थे और वो डिक्लेयर नहीं किए थे, तब किसी ऐसी बात, इसकी बात ही नहीं हुई थी। और इसके पीछे जिस चीज का हाथ था वो सबको, दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है। असल चीज अक्सर हम बगैर किसी सोच समझ के अपने फैसले देते रहते हैं और डिसीजन भी देते रहते हैं बगैर किसी तहकीक के। कुछ लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं हमेशा ना नवाज शरीफ या नून लीग की साइड लेता हूं। ऐसा हरगिज बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करता हूं। ऐसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा फिर हम आगे चलते हैं अपनी काम पे। मुझे थोड़ा सा सियासत में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, 5% है। मैं शहजाद अकबर के बारे में आपने सुना होगा, वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहांगीर तरीन के ऊपर, उन्होंने पूछा कि जहांगीर तरीन को पकड़ा क्यों है, पकड़ा क्यों नहीं अभी तक। उन्होंने प्रोसीजर बताया कि जनाब पहले फलाना होता है, फिर FIR होती है, फिर रेफरेंस होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, उसके बाद आखिरी स्टेज होती है किसी को पकड़ना। और यकीन जाने नून लीग के बंदे के ऊपर वो उसको पहले ही पकड़ लेते हैं, रेफरेंस भी बाद में दायर होता है, सारे काम बाद में होता है, पकड़े वो पहले ही जाते हैं। और स्टिल अभी तक जो हमारे चौधरी जवेद इकबाल साहब हैं नैब के चेयरमैन, एहतसाब सबके लिए बराबर, आप यकीन जानो उन्होंने जो बराबर एहतसाब किया है, अभी तक सारे नून लीग के लोगों को ही अंदर रखा हुआ है, बाकी सारे बाहर बैठे हैं। जरदारी साहब बाहर बैठे हैं, कौन सा एहतसाब हो रहा है? क्या जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया? सिर्फ ये फैक्ट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि हमारी सियासत कभी भी पाक और साफ नहीं हो सकती। अभी तक तो नहीं हो सकती, पता नहीं आने वाले दिनों में इसलिए नहीं हो सकती कि हमारी कौम बगैर फैक्ट्स के चीजों पर यकीन करके और दीवानी हो जाती। जिस दिन आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलके फैक्ट्स को सामने रखकर डिसाइड किया ना, उस दिन इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। और उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि अभी पबजी चल रही है आजकल मार्केट के अंदर, और पबजी के बाद पता नहीं कौन सी आएगी, वो फिर लंबी कहानियां हैं। चलें। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरे भाई। सर ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मतलब है बिजनेस की कोई जिम्मेदारी कि उसने किसी के पैसे देने हैं या किसी का कोई काम करना है, किसी को कोई पैसे देने। सर, और सर आपने, यस सर जी सर, आगे आपने बोला कि क्रेडिटर्स वो हैं जिनको हमने यानी कि उधार लिया, जिनसे उनको हमने पैसे देने हैं वापस, ऐसा ही है? जी। तो मींस के क्रेडिटर वो हुआ जिसने हमें उधार दिया, ऐसा ही है ना? मींस के जिससे हमने उधार लिया वो। हाँ जी। तो मींस के अगर बिजनेस है तो हाँ जी। जो बिजनेस उधार ले रहा है तो बिजनेस खुद डेटर होगा। हाँ जी, वो जो बंदे से ले रहा है ना, वो अपनी बुक्स में डेटर रिकॉर्ड करेगा और हम अपनी बुक्स में उस बंदे को क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे। यानी जिस बंदे से हम उधार ले रहे हैं, हम बिजनेस, यस सर।
हम उधार ले रहे हैं किसी Yes, से, sir. तो बंदे को अपनी क्रेडिटर की लिस्ट में लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है। वो बंदा जिससे हमने उधार लिया वो अपनी बुक्स के अंदर हमें अपने डेटर की लिस्ट में लिखेगा। उसने पैसे हमसे लेने हैं, वो Yes, अपनी sir. डेटर की लिस्ट में लिखेगा, हम उसको क्रेडिटर की लिस्ट में लिखेंगे और हम सिर्फ अपनी बुक्स को देखते हैं। ओके, अगली बात। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Clear. मैं एनालाइज करने वाली साइड पे जाता हूं। छोटी बात पहले पढ़ लूंगा, बड़ी बात बाद में करूंगा। इनकम की बात करते हैं। हमारे पास दो तरह की इनकम होती है बिजनेस के अंदर, दो तरह की इनकम होती है। एक होती है मेन इनकम जिसे हम इनकम कहते हैं और उसको रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू या सेल्स। सेल्स किसे कहते हैं पता है आपको? हर चीज के बेचने को या सिर्फ स्टॉक के बेचने को? जाग जाओ मुसलमानों, हर चीज को बेचना सेल कहलाता है या सिर्फ स्टॉक को सेल करना सेल कहलाता है? सिर्फ स्टॉक। सिर्फ स्टॉक। मैसेज मुझे सबके मिल गया है, काफी सारे लोगों के जो जाग रहे हैं। सिर्फ स्टॉक को सेल करना। तो इसके अलावा हमारी जो दूसरी इनकम है उसको हम लिस्ट में लिखते हैं अदर इनकम। ये है दोनों इनकम ही। अब ये तो होगी मेन इनकम सेल, और जो अदर इनकम है उसकी लिस्ट में आ जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये कौन सा डिस्काउंट रिसीव्ड है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करते ना। ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। मतलब आपने किसी बंदे के पैसे देने थे कोई 5,10,000, 5 लाख दिया और खत्म करवा दिया पूरे का पूरा, तो आपको 10,000 की बचत होगी, 10,000 का फायदा हो गया। तो वो जो 10,000 का आपके पास फायदा है वो किधर चला जाएगा? वो किधर चला जाएगा? अदर इनकम में। फिर गेन ऑन डिस्पोजल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई और चीज बेची है स्टॉक के अलावा, उसके ऊपर आपको इनकम हुई है, तो वो भी हमारी अदर इनकम होगी। आपने गाड़ी बेची, बिजनेस की गाड़ी बेची, हमारा बिजनेस गाड़ियों का नहीं है, तो गाड़ी के ऊपर जो गेन आएगा, जो इनकम हो, फायदा प्रॉफिट होगा, वो अदर इनकम में आएगा। उसके बाद आपने कोई कमीशन रिसीव किया किसी से, किसी भी वजह से, वो भी आपकी अदर इनकम होगी। आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया, वो भी आपके अदर इनकम में आएगा। आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, डिविडेंड आपको मिला। डिविडेंड के बारे में सुन ले। डिविडेंड होता है कि एक जब कोई बिजनेस, मतलब जब हम बात करूंगा ना मैं हम, तो वो बिजनेस की बात होगी। किसी कंपनी के शेयर खरीद ले और उससे जब कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं तो जब हर साल के एंड में कंपनी अपने प्रॉफिट का शेयर दे देती है, तो वो जो कंपनी से प्रॉफिट शेयर मिलता है हमें, उसे डिविडेंड कहा जाता है अकाउंटिंग में। अगर किसी कंपनी में आपने कोई अपना शेयर रखा हुआ है और उस कंपनी से आपको जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसको डिविडेंड कहा जाता है, और ये भी अदर इनकम की लिस्ट में आता है। मेरे भाई इनकम की लिस्ट कंप्लीट होगी, बस इतनी ही है। वो थोड़ी बहुत चीजें और आ सकती हैं और वो कवर हो जाएंगी साथ साथ। अब लास्ट चीज मैं बताने लगा हूं, एक्सपेंसेस की लिस्ट। लास्ट चीज बताने लगा हूं, एक्सपेंसेस की लिस्ट। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होते हैं अदर एक्सपेंस। हाँ, आईकॉम और बीकॉम वाले तो थोड़ा सा एतराज कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा ही। एक दो एक्सपेंसेस ऐसे हैं, एक दो बस, जो हम आईकॉम और बीकॉम वाले और ए लेवल वाले पहले जो पढ़ के आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं, हम उसको अदर एक्सपेंस में लिख देंगे क्योंकि ये प्रोविजन मौजूद है सीए के अंदर कि आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये थोड़ी सी इजाजत है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में याद रखें परचेजेस। सबसे पहला मेन डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? परचेज। परचेज कहते किसी हैं, याद है किसी को? परचेज किसको कहते हैं, किसी को याद है?
स्टॉक को बेचने का खरीदने मकसद को। से चीज खरीद। स्टॉक का आज परचेज करना। अब कोई हम चीज थोड़ी- शेयर अब सुन ले जो बस, आपकी उसको परचेज। अब खामोशी। मैं ऐसी बात करने लगा हूं जो थोड़ी सी हमारी ना बेस हिलाने लगेगी। मैंने स्टॉक को लिखा हुआ है करंट एसेट के अंदर, याद है? मैंने स्टॉक को लिखा हुआ है करंट एसेट के अंदर। सारे थोड़ा जाग के बैठे और अपने अल्फाज में ये डिफरेंस लिखेंगे, अपने अल्फाज में ये डिफरेंस लिखेंगे। मैंने स्टॉक को कहां पर लिखा हुआ है? करंट एसेट के अंदर। और जो स्टॉक ही मैं खरीद रहा हूं, जिसको मैं परचेज का नाम लिख रहा हूं, वो मैं लिख रहा हूं परचेज के अंदर, एक्सपेंस के अंदर। ये क्या खुला तजाद नहीं है कि मैं स्टॉक को करंट एसेट में लिख रहा हूं और उसी को ही खरीद रहा हूं तो मैं एक्सपेंस में भी लिख रहा हूं। अब इस खुले तादाद को थोड़ा सा कम करते हैं, खत्म करते हैं। जरा सुनना मेरी बात गौर से। आपका बिजनेस है कपड़े का, आपने कपड़ा खरीदा 10,000 का, ये है परचेज और ये चला जाएगा एक्सपेंस के अंदर। ओके, साल का एंड आपका अनयूज्ड, या इसको लिख सकते हो अनसोल्ड स्टॉक एट एंड ऑफ द ईयर। साल पूरा हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 का आपका स्टॉक अनसोल्ड बच गया और ये जाएगा स्टॉक करंट एसेट के अंदर। लो जनाब, बात समझ लगी? अगर स्टॉक खरीदेंगे तो एक्सपेंस की लिस्ट में जितना स्टॉक अनसोल्ड बच जाएगा उस साल, अकाउंटिंग हमेशा साल की होती है, हर साल खत्म होने के बाद फिर अगला साल शुरू करते हैं। हम जिस चीज को भी देखेंगे एक साल के हिसाब से देखेंगे। सपोज 2020 की बात हुई, 2020 के अंदर आपने 10,000 का स्टॉक खरीदा तो वो परचेज की लिस्ट में आएगा। उसमें से 2,000 का स्टॉक अनसोल्ड रह गया, 8,000 का बिक गया। जो 2000 का अनसोल्ड स्टॉक रह गया, जो आपकी परचेजेस बच गई, दैट इज अ स्टॉक, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। बात क्लियर हुई? यानी जितना अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा वो हमारे एसेट की लिस्ट में आ जाएगा और जितना हम नॉर्मली खरीदते हैं, जितना हम नॉर्मली खरीदते हैं वो किस में चला जाएगा? वो किस में चला जाएगा? परचेज की लिस्ट में। अब परचेज और स्टॉक के दरमियान में फर्क का पता चला या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? मेन जो माइनर सा डिफरेंस है कि जितना स्टॉक खरीदते हैं दैट इज अ परचेजेस, वो परचेज के रजिस्टर में आएगा और जितना स्टॉक अनसोल्ड बच जाएगा उस साल वो स्टॉक की लिस्ट में चला जाएगा। ठीक होगी बात? ओके जी, आगे चलते हैं। अभी ये बात पूरी नहीं हुई। डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है कैरेज इन। अब ये कैरेज इन होता क्या है ये आपने लिखना है। कैरेज इन होता है जब हम स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदने के बाद अपने गोदाम तक लाने का जो किराया लगता है, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आते हैं, उसको हम कैरेज इन कहते हैं। दोबारा सुने, दोबारा सुने। जी जनाब, कि अगर आपने स्टॉक खरीदा, कपड़ा ही खरीदा फैसलाबाद से, और फैसलाबाद से लाहौर लाने तक उसके ऊपर किराया आ गया 5,000, तो वो 5,000 भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो 5,000 किस एक्सपेंस की लिस्ट में आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में। उसके बाद है या कैरेज इन की जगह आप एक लिख लो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेज। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। मतलब क्या कि जो स्टॉक खरीदते हैं हम, जो स्टॉक हम खरीदते हैं उसके ऊपर जो हम किराया पे करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेज इन। कैरेज इन के कई नाम हो सकते हैं।
इसको फ्रेट के नाम से भी बोला जाता है, फ्रेट इन। और फ्रेट या फ्रेट वो क्या होता है, जब हम शिप के जरिए कोई चीज मंगवाते हैं तो उसको भी कैरेज ही कहा जाता है, उसको फ्रेट कहा जाता है। उसके बाद एक और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी, इसके कई और नाम है, इंपोर्ट ड्यूटी कह लो इसको, या इसको कस्टम ड्यूटी कह लो। इसके ऊपर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये नाम डिफरेंट है, ये आगे जाकर टैक्स में इनकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। फिलहाल ये होता क्या है, जब आप बाहर के मुल्क से चीजें खरीदते हो तो जैसे ही सी पोर्ट पे चीजें आती हैं, बंदरगाह पे चीजें आती है, वहां पर आपको एक टैक्स लगता है। वो टैक्स कई उसके नाम है, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। वो जो ड्यूटी है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि स्टॉक के खरीदने के साथ वो लिंक करता है। ठीक हो गया। तो ये है हमारे छोटे से 2-3 डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जरा तगड़े हो जाओ, अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो ये हम कल पे रख लेते हैं। कल हम अदर एक्सपेंस की लिस्ट को खत्म करेंगे और आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। आज कुछ चीजें गूगल करनी है, वो मैं बता देता हूं। कैपिटल की डेफिनेशन गूगल करनी है, एसेट्स की लिस्ट गूगल करनी है, लायबिलिटी की लिस्ट गूगल करनी है, यानी नॉन करंट और करंट सारी चीजें, और इनकम को गूगल करना है, और साथ आपने एक्सपेंस को भी गूगल करके आना है। और कल मजीद मैं इसके बारे में बात करूंगा। और आपको पता है ये जो मैंने सर्कल लगाया है, यही अकाउंटिंग की दुनिया है, इसके बाहर अकाउंटिंग नहीं है, इसके बाहर अकाउंटिंग है ही नहीं, जीरो है, यही अकाउंटिंग है सारी। और कल हम इसकी बात करेंगे और एक्सपेंसेस की बात करेंगे, ठीक होगी बात। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह। सर जी